जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है आशीष विजय और आज हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल पॉलिसी एंड कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी। तो क्या नए सिलेबस में कुछ चेंज आया है? तो हाँ, इस बुक में चेंज आया है। चैप्टर नंबर 1 में इन्होंने न्यूमेरिकल्स भी ऐड कर दिए हैं। तो कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं, हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि रोल ऑफ सीएफओ क्या है किसी भी कंपनी में। तो ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि पेपर में एग्जामिनर क्या देखना चाहता है और आपको साथ में जो कंटेंट लिखना होगा वो क्या होगा वो भी बता दूंगा। पहले साथ साथ पढ़ते रहिए, मैं समझाना क्या चाहता हूँ। देखो, पहले क्या होता था ना, ट्रेडिशनली सीएफओ का काम क्या होता था, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। ठीक है, उसका काम था कि भैया वेल्थ को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज करना है मेरे को अपने शेयर होल्डर के लिए, वो सोचता था। धीरे धीरे टाइम बदला, ग्लोबलाइजेशन आया, ठीक है, ग्रोथ आई, कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ी। फिर क्या हुआ, उसका काम है ना, अभी भी ट्रेडिशनली यही चल रहा था, मतलब पहले यही होता था। धीरे धीरे चेंजेस आया, वो गवर्नेंस को देखने लग गया, कंप्लाइंसेस एंड कंट्रोल्स देखने लग गया। इसके अलावा वो बिजनेस एथिक्स देखने लग गया, लीडरशिप रोल जो उसके थे। तो ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट देयर सपोर्ट इन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब ये है अभी का, रुको रुको, ये जो है ना ये अभी का है। एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट देयर सपोर्ट इन स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल डिसीजन मेकिंग, मतलब अब ये हो चुका है। ठीक है, तो ये जो आप आंसर में है ना, ये सपोर्ट के लिए लिखोगे। जितना भी मैंने मार्क करवाया ना, बस यहाँ से यहाँ तक कर लो, यहाँ से यहाँ तक वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से, और यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब अभी उसका काम और बढ़ चुका है। ठीक है, यहाँ तक आप कर लो। लेकिन जो एग्जामिनर आपके आंसर में देखना चाहेगा ना, वो ये 4 पॉइंट्स देखना चाहेगा बस। तो आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है कि देखो भैया, पोस्ट पैंडेमिक मतलब कोरोना के बाद से क्या हुआ। एक तो आपका है ना रिस्क मैनेजमेंट बढ़ गया, मतलब आपको अब एज अ सीएफओ बस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं देखना, आपको बस कंप्लाइंसेस नहीं देखनी, आपको ना रिस्क भी देखना पड़ेगा। इसके अलावा सप्लाई चेन में कुछ देखना पड़ेगा, अभी बताता हूँ। मर्जर एक्विजिशन आप देख रहे हो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। इसके अलावा एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस में भी आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, क्या देखना पड़ेगा वो भी बता देता हूँ आपको। ये देखो, रिस्क मैनेजमेंट में तो क्या होगा, आपका ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ द फ्रेमवर्क ऑफ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आपको एक बार लुक आफ्टर करना पड़ेगा, कि ओवरऑल देखना पड़ेगा कि किस क्या क्या रिस्क आपकी कंपनी पर है और उसको आप कैसे मिटिगेट कम कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपको सप्लाई चेन में आपको क्या देखना पड़ेगा, आपको ना सप्लाई चेन में वो चैलेंजेस देखने पड़ेंगे कि कंपनी सूट सूट सॉरी सस्टेनेबल ग्रोथ मतलब कर पाए, मतलब लॉन्ग टर्म में सरवाइव कर पाए। देखो क्यों, देखो आपने देखा होगा पोस्ट पैंडेमिक का मतलब कोरोना के बाद से, देखो आप ध्यान से ध्यान दो, कोरोना के टाइम पे बाईजूस और ये इनकी हालत क्या हुई है। कोरोना के टाइम पे वैसे देखा जाए तो बाईजूस है, अन अकेडमी है, ये बहुत फेमस हो गए थे। याद है, कोरोना जैसे स्ट्राइक हुआ था ये बहुत फेमस हो गए थे क्योंकि हर कोई घर बैठे पढ़ रहा था। लेकिन इन्होंने इतनी एक्सटेंसिव मार्केटिंग कर दी, इतना कॉस्ट कर दिया कि भाई साहब बाद में रिकवरी ही नहीं हो पाई। आप ये देखो ना, आपके बच्चे कितने हैं, आपका मार्केट शेयर कितना है, आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका कितना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हो। आप एडवर्टीजमेंट इतनी ज़्यादा कर रहे हो कि भैया वहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, वहाँ सबकी जर्सीज पे बायजू लिखा हुआ है, अन अकेडमी के हर जगह पोस्टर है, बेफालतू जगह भी पोस्टर है, मतलब बेफालतू की कॉस्ट इंकर करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो सस्टेनेबल ग्रोथ भी आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके अलावा जैसे कि कहा जाता है कि सीएफओ आर द केयर टेकर्स ऑफ द फाइनेंस ऑफ द कंपनी, वैसे ही उनको फाइनेंशियल वायबिलिटी देखनी पड़ेगी सप्लाई चेन मैनेजमेंट की। सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या होता है, आपका रॉ मटेरियल प्रोक्योर से लेकर बेचने तक का सारा का सफ़र जो होता है, उसकी एक फाइनेंशियल वायबिलिटी उसको देखनी पड़ेगी सीएफओ को। और ये जो काम है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है। ठीक है, इसके अलावा देखो मर्जर और एक्विजिशन में भी आजकल बहुत काम हुआ है। देखो आप देख सकते हो, सिंस इन द रिसेंट पीरियड आपने देखा होगा, मेंटेन द ग्रोथ एंड कैप्चर द मार्केट शेयर, देयर हैज बीन अ स्पेड। स्पेड का क्या मतलब होता है, सीरीज, लिख लो यहां पर, सीरीज ऑफ मर्जर एक्विजिशन हुए हैं। आपने देखा होगा रिसेंट टाइम में कितनी सारी कंपनीज आपस में मर्ज हुई हैं। जैसे ही मान लो जियो आया था तो भाई साहब उधर कितनी सारी बड़ी बड़ी टेलीकॉम इंडस्ट्री मर्ज हो गई थी। तो आजकल आप देख रहे हो कितने सारे मर्जर और एक्विजिशन हो रहे हैं। तो हैंस the role of CFO has become more crucial because these strategic decision and
एंड एनी एरर इन देम कैन लीड टू कोलैप्स ऑफ द होल बिजनेस। क्योंकि इसकी वजह से है ना CFO का काम बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, क्योंकि इनमें कोई भी स्ट्रैटेजिक डिसीजन में या कोई भी एरर हो गई तो भाई साहब बड़े से बड़ा बिजनेस गिर सकता है। अभी एक मैंने केस पढ़ रहा था, किसका था ये, मेरे को वो केस अचानक से याद नहीं आ रहा। अरे इनका था, याद आ गया, ZTV का एक केस था। ZTV को खरीदा नहीं जा रहा था, क्यों? क्योंकि इनकी है ना टर्म्स में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी, तो ZTV वो एक्वायर कर रही थी। तो एक बार ये केस पढ़ना, मेरे को ना अभी याद नहीं आ रहा, पोस्ट पैंडेमिक नहीं, अभी की बात है आई थिंक। इस बात को हो गए 1.5-2 साल हो गए। तो ये जब मैं न्यूज़ पढ़ रहा था ना, इसमें मैंने देखा था। तो भाई एक टर्म्स की मिस्टेक की वजह से, मैं कहना ये चाहता हूँ, टर्म्स की मिस्टेक की वजह से ना वो पूरा का पूरा वो नहीं हो पाया, मर्जर नहीं हो पाया। तो ये ध्यान में रखना पड़ता है भैया सारी चीज़ें। तो CFO का रोल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इसके अलावा उसको एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस फाइनेंसिंग पे भी ध्यान देना पड़ेगा। भैया क्या है ये देखो, यहाँ पर हम एक ये पढ़ लेते हैं। विद द इवॉल्विंग ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ ESG आपको पता है एनवायरमेंटल, सोशल, गवर्नेंस क्या होता है, मैं अभी बताता हूँ आपको। देयर रोल हैज़ बीन शिफ्टेड फ्रॉम ट्रेडिशनल फाइनेंस टू सस्टेनेबल फाइनेंसिंग। तो ESG की वजह से है ना वो ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की जगह अब सस्टेनेबल फाइनेंसिंग करने लगे हैं। सस्टेनेबल फाइनेंसिंग मतलब लॉन्ग टर्म करने लगे हैं। जैसे अब उनका ध्यान ज़्यादा जा रहा है कि भैया इक्विटी ऑप्शंस दो लोगों को, इक्विटी शेयर इशू करो लोगों को, ठीक है, डेप्थ मत करो इतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि क्यों अब, और ये ESG क्या ध्यान में रखते हुए, ESG क्या चीज़ है? एनवायरमेंटल, आपको पता है एनवायरमेंटल के लिए हमारे जितने भी पॉलिसीज़ हैं, सोशल हमारे खुद के एम्प्लॉयज़ के लिए, और गवर्नेंस क्या होती है? हमारी खुद की पॉलिसीज़, या इसके अलावा हमारे सारे लीगल लॉज। तो इसके लिए हम जो भी काम कर रहे हैं, तो ठीक है, हमारा सारा का सारा ध्यान अब ट्रेडिशनल फाइनेंसिंग की जगह सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे ध्यान जा चुका है। तो देखो यहाँ पर भी ये लॉन्ग पीरियड ही लिखा है, बट आप यहाँ से यहाँ तक ही करना है इसको। तो इसके साथ ये पहला टॉपिक खत्म हो जाता है, ठीक है। इजी था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 4 नंबर का आएगा तो 4 पॉइंट लिख देना बस। और ये हल्का सा ये लिख देना, पहले वेल्थ मैक्सिमाइजेशन था, अब उसका कंट्रीब्यूशन क्या नाम है इसमें, स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल डिसीजन में भी है। ये लिख देना बस, इतना काफ़ी है, और 4 पॉइंट काफ़ी है। अब आ जाओ दूसरे टॉपिक पे, क्या है? स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क। ये देखो इसमें क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है इन द वर्ल्ड ऑफ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, मतलब इस पूरी दुनिया में जहाँ इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी चल रही है, तो इन्वेस्टर वांट टू मैक्सिमाइज देयर वेल्थ। इन्वेस्टर को क्या चाहिए? उनकी वेल्थ बढ़े बाय सिलेक्टिंग ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ताकि वो मतलब वो अपनी वेल्थ बढ़ाना चाहते हैं सेलेक्ट करके एक ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट को। ऑप्टिमम इन्वेस्टमेंट मतलब जो ट्रस्टेबल इन्वेस्टमेंट है, सेटिस्फाइंग है कि हाँ भाई इससे तो मज़ा ही आ गया, ये इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है। एंड फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज दैट गिव देम मैक्सिमम, ये मार्क कर लो, दैट गिव देम मैक्सिमम एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एट मिनिमम रिस्क। वो क्या चाहते हैं? उनका मैक्सिमम रिटर्न हो और रिस्क कम से कम हो, यही चाहता है ना। आज हर एक इन्वेस्टर यही चाहता है कि भाई उसका वेल्थ बढ़े, और भाई वेल्थ जब बढ़े तो भाई वो ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करे जहाँ पर उसका मैक्सिमम एक्सपेक्टेशन हो, मतलब रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिले और मिनिमम रिस्क पे मिले, ठीक है। इसके लिए है ना कुछ एलिमेंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ऑल बिजनेस नीड टू हैव फॉलोइंग 3 फंडामेंटल इसेंशियल एलिमेंट्स। ये 3 एसेंशियल एलिमेंट्स आपको पूरे करने पड़ेंगे, तब आप एक इन्वेस्टर की वेल्थ को मैक्सिमाइज कर सकते हो। तो एक तो आपको एक क्लियर एंड रियलिस्टिक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा आपको द फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे, कंट्रोल एंड सिस्टम टू सी दो कि कि पैसे को कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है, किस जगह पे लगाना है, तो वो आपको फाइनेंशियल रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। द राइट मैनेजमेंट टीम एंड प्रोसेस टू मेक इट हैपन। फिर आपको उसको मैनेज करना पड़ेगा उस सारे मनी को, कि किसको कहाँ पर लगाया है, तो उसमें अगर रिटर्न इतना ज़्यादा मिल रहा है, उसकी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अब इसको इस पैसे को यहाँ लगा सकते हैं, तो मैनेज करना पड़ेगा। तो आपको क्या क्या चाहिए? देखो, आपको स्ट्रैटेजी चाहिए, फाइनेंस चाहिए, मतलब फाइनेंशियल रिसोर्सेज चाहिए कि कहाँ कहाँ पैसा लगाना है, ठीक है, और उसके बाद मैनेजमेंट चाहिए, उसको मैनेज करना आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर इस फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कंट्रोल एंड सिस्टम है तो कहाँ कहाँ लगाना है, बट फाइनेंशियल रिसोर्सेज का मतलब है कि आपका कौन सा पैसा लगेगा और मैनेज कैसे कैसे होगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें होंगी, तो आप ये चीज़ें कर सकते हो, ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मीनिंग बता रखा है स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, ये पेपर में इतना आसान नहीं पूछेगा, ठीक है।
स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है एक बार रीड कर लेना, ऐसा कोई इसमें इंपॉर्टेंस है नहीं। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आ जाओ। फंक्शंस इसके इंपॉर्टेंट है। फंक्शंस ऑफ स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखो अब एसएफएम की डेफिनेशन हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इसके फंक्शंस क्या क्या हैं। तो अगर आपसे पूछ ले पेपर में कि फंक्शंस बताओ, या फिर ये है ना, ये लाइन पूरी की पूरी दे देगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द टाइम हॉरिजॉन द इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन इन्वॉल्व फॉलोइंग फंक्शंस। तो ठीक है, अगर या तो देखो इस चीज़ पे आपको गौर करना है, या तो वो ये दे देगा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंशियल डिसीजन, ठीक है, इन्वॉल्व दीज फंक्शंस, या फिर स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट के फंक्शंस। तो आपको ये पॉइंट्स लिखने हैं। क्या पॉइंट्स हैं ये एक बार देख लेते हैं। कॉन्टिन्यूअल सर्च फॉर द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। भैया आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन है कि पहले तो आपको ना कॉन्टिन्यूअल सर्च करते रहना है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्या है। भाई जैसे कि मान लो मैंने अपॉर्चुनिटी देखी, मैंने लेट से देख ली कि ABCD, मैंने कहा ये 4 म्यूचुअल फंड्स हैं भैया, ये मेरी बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। या फिर ABCD कुछ भी हो सकता है, मान लो A हो सकता है कि यहाँ मेरे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, B हो सकता है मुझे इक्विटी शेयर में करना है, C हो सकता है मुझे म्यूचुअल फंड्स में करना है, D हो सकता है मुझे डेप्ट में करना है। ठीक है, तो ये हो गई, मेरे को कॉन्टिन्यूस सर्च करते रहना है, हमेशा इन्वेस्ट करने के बाद भी मुझे सर्च करते रहना है। ठीक है, उसके बाद सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी। फिर मैंने ABCD में देखा कि यार इसमें से बेस्ट कौन सा है। मैंने कहा यार घर वर में ना ठीक है, लेकिन यार बहुत ज़्यादा लिटिगेशंस हैं, बहुत टाइम बाद पैसा बढ़ता है, और मेरे को कोई अच्छा घर मिल भी नहीं रहा है। हो सकता है आपको अच्छे पॉश एरिया में मिल जाए, या फिर कोई ऐसी जगह मिल जाए जो बहुत जल्दी डेवलप हो जाएगी, तो वो आपके इसमें आ जाए बेस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी में, लेकिन अभी के लिए नहीं है, तो आप A को हटा दोगे। मान लो आपने B और C चुन लिए कि B और C सही है, इनमें मोस्ट प्रॉफिटेबल अपॉर्चुनिटी है, मैंने B और C चुन लिए। उसके बाद क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ ऑप्टिमल मिक्स ऑफ फंड ऑफ द अपॉर्चुनिटी। किस में कितना पैसा लगाना है। मान लो B में मैंने मान लो 100 करोड़ लगा दिया, अरे यार मैंने ज़्यादा ही टर्म्स नहीं लिख दी, चलो कंपनी के तौर से देख लेते हैं। और C में मैंने मान लो 50 लाख ही लगाया है, क्यों, क्योंकि मुझे लग रहा है यार इसमें ठीक है A और D से ज़्यादा है, लेकिन इतना भी नहीं है, लेकिन B में तो भैया बहुत ही ज़्यादा फायदा है, तो मैंने ऐसे लगा दिया। ठीक है, इसके बाद हम मेरे को देखना है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल। फिर मेरे को इंटरनल कंट्रोल बनाने पड़ेंगे अपने खुद के। ठीक है, मैंने बना लिए। उसके बाद एनालिसिस एंड रिजल्ट ऑफ फ्यूचर डिसीजन मेकिंग। फिर मेरे को फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी भी मेरे को देखो कॉन्टिन्यूअल रिसर्च तो करते ही रहना पड़ेगा, उसके बाद भी मेरे को डिसीजन मेकिंग करना पड़ेगा कि फ्यूचर के लिए, ठीक है, कि क्या क्या मतलब मेरे को अभी भी इनमें चेंजेस करने पड़ जा सकते हैं। ठीक है, सिंस कैपिटल इज द लिमिटेड फैक्टर, द स्ट्रैटेजिक प्रॉब्लम ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज हाउ लिमिटेड फंड आर एलोकेटेड बिटवीन दीज बिटवीन ऑल्टरनेटिव यूज। क्या कह रहा है ये, कह रहा है देखो आपके पास है ना कैपिटल बहुत लिमिटेड है, तो आप इसको है ना बहुत अच्छे से अपॉर्चुनिटीज़ में नाइसली एलोकेट कीजिए। ठीक है, बस इतना दे रखा है। इसके बाद हम पढ़ते हैं की डिसीजंस फॉलिंग विद इन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी आर एज फॉलोज। भाई क्या क्या की डिसीजंस हैं जो आपको लेने पड़ेंगे फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी के लिए, तो वो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो पहला है फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, पोर्टफोलियो डिसीजन, और बस इतना ही है। सर ये तो हमने शायद कॉलेज में भी पढ़े हैं, चलो आप भी पढ़ा दो सर। देखो पहला है फाइनेंसिंग डिसीजन, इसमें आपको देखना है कि आपको डील विद मोड ऑफ फाइनेंसिंग। आपको मोड ऑफ फाइनेंसिंग क्या रखना है, जैसे कि आपको डेप्ट वाला रखना है, इक्विटी रखना है, कौन सा कितना रखना है, मिक्स रखना है, या फिर खाली डेप्ट रखना है, खाली इक्विटी रखना है। इस पे आपको डिसीजन में एक तो ध्यान रखना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट डिसीजन पे ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि देखो आपका बहुत ज़्यादा है ना फंड इसमें इन्वॉल्व होता है और लॉन्ग टर्म के लिए होता है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको बहुत ध्यान से लेना पड़ेगा। आप कहाँ इन्वेस्ट करने जा रहे हो, उसका टाइम पीरियड कितना ज़्यादा है, और वो कितना वाइबल है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा द प्रोजेक्ट देयरफॉर, ठीक है ये तो हो गया कि आपको रिटर्न रिस्क उसका ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके बाद है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन आपको देखना पड़ेगा कि आपको क्या करना है। आपको अर्निंग बिटवीन पेमेंट्स टू शेयर होल्डर, मतलब या तो आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है, या फिर आपको री इन्वेस्ट इन द कंपनी, मतलब रिटेन अर्निंग्स में पैसे को अपने रखना है। तो आपको क्या करना है वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा है प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो डिसीजन। आपको एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें है इवोल्यूशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट आपको करनी पड़ेगी, जहां पर आपको एग्रीगेट परफॉर्मेंस ऑफ एंटायर कॉर्पोरेशन रेदर देन ऑन आइसोलेट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देमसेल्फ। जैसे कि मान लो A B C है,
आपने देखा बी और सी जो है ना वो फ्यूचर में ग्रोथ देंगे, लेकिन अभी उनका इतना कोई वो है नहीं, अभी कुछ नहीं दे रहे पैसे। ए अभी तो बहुत अच्छे पैसे दे रहा है, लेकिन बाद में ना इसमें पैसा अटक जाएगा और फ्यूचर में ये कोई ज़्यादा ग्रोथ भी नहीं दे रहा। तो भैया ए को हटाओ, चाहे प्रॉफिटेबल हो, लेकिन ये तो पैसा तो अटका देगा हमारा और बाद में कुछ देगा नहीं। बी और सी बाद में ग्रोथ देंगे, तो इसमें इन्वेस्ट करो। तो ठीक है, आपको ऐसे करके आपको पोर्टफोलियो का आपको डिसीजन बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको बस यहाँ से यहाँ तक ही करना। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये डिसीजन ये ख़त्म हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे, स्ट्रैटेजी एट डिफरेंट हायरार्की लेवल। देखो नाम से पता चल रहा है कंपनी में ऑब्वियसली डिफरेंट हायरार्की होती है, तो उसकी स्ट्रैटेजी याद है आपको, पहले भी आपने पढ़ा है बचपन में कभी। कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी होती है, एक बिजनेस लेवल होती है, एक फंक्शनल लेवल होती है। हाँ हाँ सर पता है, आप फिर भी थोड़ा सा बता दो ना यहाँ कितना पढ़ना है हमें। तो देखो बच्चों, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है? कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी आपकी होती है कि बहुत बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी, जैसे सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस आपको करना होता है कि भैया इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है, मतलब बड़े बड़े जहाँ पर डिसीजन लेने पड़ते हैं। ठीक है, मतलब आपको सिलेक्शन ऑफ द बिजनेस करना है कि आप कहाँ compete कर रहे हो, बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ compete कर रहे हो, जैसे अडानी टाटा, तो ठीक है compete का देखना है। ठीक है, तो वो इतने बड़े लेवल की स्ट्रैटेजी होती है। यहाँ पर क्या आता है, पहला पॉइंट यहाँ पर आता है, यहाँ पर एक मिनट, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी शुड एबल टू आंसर 3 बेसिक क्वेश्चन। पहले तो ये देखता है कि सूटेबल है कि नहीं है, मतलब जहाँ हम इन्वेस्ट कर रहे हैं भैया वो सूटेबल है कि नहीं है, मतलब जहाँ हमारा ये जो जो भी हमारा काम होगा, क्या वो हमारा कॉमन ऑब्जेक्टिव है ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी का ऑब्जेक्टिव है मान लो पैसा कमाना, तो क्या हम जहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं क्या वो मतलब कॉमन ऑब्जेक्टिव को हमारा पूरा कर रहा है, क्या वो भी पैसा कमा के देगा हमें, या फिलॉन्थ्रोपिक नेचर का तो नहीं है, मतलब ट्रस्ट वस्ट तो नहीं है। तो ऐसे ही दूसरा है फीजिबिलिटी, कि क्या रिसोर्सेज हमारा, कौन सा रिसोर्सेज लगेगा, वो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है। अगर पैसा लगेगा तो क्या पैसा हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं है, क्या हमें लोन लेना पड़ेगा, क्या हमें किसी और चीज़ को बेच के पैसा निकालना पड़ेगा, वो देखना पड़ेगा। इसके बाद है थर्ड नंबर पे एक्सेप्टेबिलिटी। एक्सेप्टेबिलिटी का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भैया पहले बात, जो तुम काम करने जा रहे हो वो आपके स्टेक होल्डर की सेटिस्फेक्शन के हिसाब से होना चाहिए। ऐसा ना हो कि स्टेक होल्डर नाराज़ हो जाए, वो कहे ये क्या फालतू चीज़ कर दी। जैसे मार्स पे जो वो जा रहा है मेरा, मार्स पे है ना इन्वेस्टमेंट प्लान है, मैंने उसमें इन्वेस्ट कर दिया। स्टेक होल्डर कह रहे हैं कि तू पागल वागल है क्या, हेलमेट वाली कंपनी है तू, ठीक है, मान लो स्टड्स की कंपनी है, स्टील बर्ड कंपनी है, तो क्या मार्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर रहा है? स्टेक होल्डर सेटिस्फाई नहीं है भैया इससे। ठीक है, तो स्टेक होल्डर का सेटिस्फेक्शन हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और वो फाइनेंशियल भी हो सकती है, नॉन फाइनेंशियल भी हो सकती है। ठीक है, इसके बाद है बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी। देखो बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी क्या होती है, जैसे कि मान लो कोई रिलायंस कंपनी है। अब रिलायंस कंपनी छोटी नहीं है भैया, इसके बहुत सारे सेगमेंट है, या टाटा कंपनी है बहुत सारे सेगमेंट हैं। तो मैं मान लो टाटा का एग्जांपल ले लेता हूँ, तो टाटा में टीसीएस की बात कर रहा हूँ। अब टीसीएस अपने बिजनेस लेवल स्ट्रैटेजी ले रही है, मतलब बिजनेस पे लेवल पे स्ट्रैटेजी ले रही है। देखो स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट में बी एनी प्रॉफिटेबल सेंटर, कोई भी प्रॉफिटेबल सेंटर जैसे टीसीएस हो गया, दैट कैन बी प्लान इंडिपेंडेंटली। वो सोचेगी तो अपने लिए सोचेगी, वो कहेगी कि भैया मैं अपने एम्प्लॉयज़ को हर साल 15% का वो दूंगी। तो क्या टाटा की जो बाकी की कंपनीज है जैसे टाटा टी है, क्या उसको भी 15% देना चाहिए? नहीं, ये तो अपने लिए सोच रही है। ठीक है, फ्रॉम द अदर बिजनेस यूनिट ऑफ द कॉर्पोरेशन, मतलब अदर बिजनेस को छोड़ दो, अपने लिए खुद के लिए ये लोग प्लान करते हैं। ठीक है, और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद आ जाओ फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी क्या होती है। देखो फंक्शनल लेवल स्ट्रेटजी होती है जो डिपार्टमेंट वाइज होती है, मतलब अब और नीचे आ गए हम टीसीएस के भी अंदर आ गए। हमने बोला कि भैया अलग अलग डिपार्टमेंट है, एचआर डिपार्टमेंट अलग है, अकाउंट्स का डिपार्टमेंट अलग है। अब हम अकाउंट्स को पकड़ लेते हैं। ठीक है, हम अकाउंट्स डिपार्टमेंट में आ गए, यहाँ पर हम अपनी स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी इन R&D, ऑपरेशन क्या रहेंगे, क्या मैन्युफैक्चर करना है, क्या मार्केटिंग रहेगी, क्या फाइनेंस करना है, क्या ह्यूमन रिसोर्स रहेगा, ये सब हमें देखना है। तो हम एक डिपार्टमेंट की बात यहाँ पर कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पर, एक यहाँ से मार्क करो, फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर इन्वॉल्व इन हाई लेवल स्ट्रैटेजीज बाय प्रोवाइडिंग इनपुट, यहाँ से है, बाय प्रोवाइडिंग इनपुट टू द बिजनेस यूनिट लेवल एंड कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी।
तो मतलब ये एक तरीके से मतलब जो भी हाई लेवल स्ट्रैटेजी बनती है ना वो ऐसे ही नहीं बन जाती। ये फंक्शनल लेवल स्ट्रैटेजी इनपुट प्रोवाइड करती है बिजनेस लेवल और उनको ऑब्वियसली करती है। भाई डिपार्टमेंट ही तो इन्फॉर्मेशन देगा किसको, यूनिट को, यूनिट इन्फॉर्मेशन देगी हमारी बड़ी कंपनी को, तभी तो बड़े बड़े डिसीजन लिए जाएंगे। तो यहाँ से इनपुट देने का वो किया जाता है। तो इसको एक मार्क कर लो, कहाँ गया मार्कर, ये रहा इनपुट वाला, ठीक है। इनपुट दिया जाता है किसको, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रेटेजी और बिजनेस लेवल को, ठीक है। इसके बाद यहाँ से मार्क करो द अमंग द डिफरेंट फंक्शंस एक्टिविटी, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस, ह्यूमन रिसोर्स एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फाइनेंशियल फाइनेंस, ठीक है। एज्यूम द हाईएस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग द टॉप लेवल बॉटम अप इंट्रैक्शन एंड द प्लानिंग, ठीक है। ये एक बार लर्न कर लेना, ठीक है। इसके बाद आ जाओ फाइनेंशियल प्लानिंग पे। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, बहुत इजी है, इसमें कुछ ऐसा लर्न करने लायक नहीं है, बस मैं रीडिंग करवा रहा हूँ आपको। इसमें छोड़ देना, ये टॉपिक को इतना ही नहीं है, बस याद कर लेना एमसीक्यूज़ के लिए। देखो फाइनेंशियल प्लानिंग है ना, बैकबोन है बिजनेस प्लानिंग एंड कॉर्पोरेट प्लानिंग की, ठीक है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट है। एक तो है फाइनेंशियल रिसोर्सेज, जैसे कि कैश हो गया, बैंक बैलेंस हो गया, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, बैंक लोन हो गया, ठीक है। इसके बाद फाइनेंशियल टूल्स, जैसे कि फाइनेंस को मैनेज कैसे करना है, वो टूल्स जो होते हैं, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। इसमें भी इतना डिटेल में करवाने की ज़रूरत नहीं है, वैसे करवा सकता हूँ पर कोई फ़ायदा नहीं है इसका। इसके बाद है तो और फाइनेंशियल गोल्स हमें देखने हैं, ठीक है। फाइनेंशियल गोल्स कैसे देखने हैं कि भाई न्यू कंपनी खरीदे नहीं खरीदे, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, ये सब, ठीक है। तो ये बस एक बार एमसीक्यू के लिए रीड आउट कर लेना, और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस का क्या मतलब है, इन दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है, फाइनेंशियल पॉलिसी और स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के बीच में। तो देखो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं। द इंटरफेस ऑफ स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड फाइनेंशियल पॉलिसी विल clearly understood if we appreciate the fact that starting point of the organization is money and the end position of the organization is also money। भाई हमें सबसे पहले तो ध्यान में रखना पड़ेगा कि स्टार्टिंग क्या है, वो भी मनी है, एंड भी क्या है, मनी है। नो यहाँ से यहाँ तक, और फिर नो ऑर्गेनाइजेशन कैन रन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस एंड प्रमोट अ न्यू एक्सपेंशन प्रोजेक्ट विदाउट अ सूटेबल इंटरनल मोबिलाइज फाइनेंस बेस और बोथ, दैट इज इंटरनल एक्सटर्नली मोबाइल फाइनेंशियल बेस। भैया देखो कोई भी बिजनेस है ना ऐसे नहीं चल सकता, उसको है ना इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों से एक फाइनेंशियल बेस तैयार होना चाहिए। मतलब फाइनेंस आपका ऐसा नहीं है कि आप एक्सटर्नली ही ला रहे हो, आपका इंटरनली भी इतना जनरेटेड होना चाहिए। अब जैसे मान लो आप फाइनेंस एक्सटर्नली कहाँ से ला सकते हो, आप बैंक लोन ले सकते हो, आप इक्विटी शेयर इशू कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपका खुद का बैंक बैलेंस जीरो हो। आपका इंटरनल भी तो पैसा होना चाहिए, आपके खुद के भी तो कुछ फंड्स होने चाहिए, आपकी खुद की भी तो छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, ठीक है। तो आपका इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों आप फाइनेंशियली साउंड होने चाहिए, तभी एक बिजनेस चलता है, ठीक है। इतना तो चलो हम समझ गए। अब इसको मार्क करो, पहला पॉइंट। पहला पॉइंट क्या है, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है, देखो सबसे पहले तो हमें पढ़ना है कि भैया हम सोर्सेज देखेंगे कि ये मैंने आपके लिए पहले से मार्क कर दिया। देखो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है कि आपका ओनरशिप कैपिटल कितना है और आपका बोरोड कैपिटल कितना है, आपको ये ध्यान रखना है। देखो जो सोर्सेज ऑफ फाइनेंस है ना एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशन ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको देखना पड़ेगा कितना आपका ओनरशिप कैपिटल है, कितना आप मतलब इक्विटी से उठा रहे हो, कितना आप डेप्ट से उठा रहे हो, ये आपको बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा। तो नंबर 1 पॉइंट तो यही है, सोर्सेज। द कंपनी में इशू इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स फॉर मोबिलाइजिंग द ओनरशिप कैपिटल एंड डिबेंचर्स फॉर रेजिंग बोरोड कैपिटल, ठीक है। दोनों का एग्जाम्पल भी दे दिया। इसके बाद क्या बोल रहे हैं, आप बस इतना ही कीजिए। इसके बाद यहाँ पर आ जाइए, कैपिटल स्ट्रक्चर टू इंडिकेट द डिज़ायर्ड मिक्स ऑफ। भाई आपको ना कैपिटल स्ट्रक्चर पे ध्यान रखना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा जो डिज़ायर्ड मिक्स है इक्विटी और डेप्ट का वो प्रॉपर्ली बना है कि नहीं बना है। जैसे काफ़ी कंपनीज में 1:1 का होता है, काफ़ी कंपनीज में 2:1 का होता है, तो वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट एंड फंड एलोकेशन डिसीजन भी ध्यान से देना पड़ेगा। इसके अलावा पॉइंट 4 है डिविजन पॉलिसी वाला। अब ये डिविडेंड पॉलिसी में मैं अंदर क्या मार्क करवाऊँ, देखो इसमें ना सीधा सीधा वही लिख देना कि आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कितना आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना आपको रिटेन करना है अपने फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, ठीक है। ये लिख लो, तो ये इतना लिखना इसमें काफ़ी है। अब इसमें अंदर पूरा ये इतना बड़ा तो नहीं पढ़वा सकता मैं,
ठीक है, अब आ जाओ इसमें। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहा है, बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विश अवे विश अवेस सस्टेनेबल ग्रोथ। देखो सस्टेनेबल ग्रोथ क्या है, हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ करनी है, ठीक है, अपनी कंपनी को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करवाना है और लॉन्ग टर्म ग्रो करना है, और फाइनेंशियल गोल भी हमें अपने पूरे करने हैं, ये दोनों साथ के साथ चलते हैं। देखो मैं अल्टीमेटली आपको बताऊँ, आपको ना पैसा भी जनरेट करना है और बोरोइंग्स को बढ़ाए बिना, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बोरोइंग्स को भी बढ़ा रहे हो पैसा भी बढ़ा रहे हो, ऐसा फालतू की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। चलो पहले ये पढ़ते हैं, जो जो मैं मार्क करवा रहा हूँ बस वो पढ़ते जाना और वो लिख के आना। अगर पेपर में ये पूछे बैलेंसिंग फाइनेंशियल गोल्स विद सस्टेनेबल ग्रोथ, लिख के आ जाओ जो मैं अभी मार्क करवा रहा हूँ। द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल ग्रोथ कैन बी हेल्पफुल फॉर प्लानिंग हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ। ठीक है, आप अगर सस्टेनेबल ग्रोथ पे काम करोगे तो आपकी हेल्दी कॉर्पोरेट ग्रोथ होगी। ठीक है, दिस दिस concept force managers to consider the financial consequence of sale increase and the set sales growth goals that are consistent with operating financial policies and भाई इसकी वजह से ना आपको सेल इंक्रीज करनी पड़ेगी और आपको ना वो ग्रोथ के साथ मैच करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बहुत हाई एडवर्टीजमेंट कर दिया, हाई सेल हो गई, जिसकी वजह से बाद में आपको बहुत ज़्यादा मतलब साथ की, अब देखो हाई एडवर्टीजमेंट करोगे, हाई सेल हो गई, अब लोन भी बहुत सारा उठाना पड़ेगा, बाद में सेल हुई नहीं, अब लोन चुका नहीं पाए, समझ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सेल इंक्रीज करो कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ, ठीक है, तो आप सेल इंक्रीज करो लेकिन ध्यान में रखते हुए, ठीक है, आपको देखना है कि भैया आपकी फाइनेंशियल पॉलिसीज़ क्या हैं, आप अच्छे से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे, आपकी ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए, ये रहा ग्रोथ गोल्स का कंसिस्टेंट, तो आपको ये सब चीज़ें ध्यान में रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सस्टेनेबल ग्रोथ इज इंपॉर्टेंट टू एंटरप्राइज लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। देखो सस्टेनेबल ग्रोथ रहेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ रहेगी, तो लॉन्ग टर्म आपकी डेवलपमेंट भी होती रहेगी। टू फास्ट टू स्लो ग्रोथ विल गो अगेंस्ट द एंटरप्राइज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत जल्दी ग्रोथ होना भी बहुत गलत है और बहुत स्लो ग्रोथ होना भी बहुत गलत है। ठीक है, बहुत स्लो ग्रोथ होगी तो आप डे टू डे अपने वर्किंग कैपिटल भी मैच नहीं कर पाओगे, लोगों को पे नहीं कर पाओगे, भाई अपने आप का एक्सपेंशन तो भूल ही जाओ, ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं कर पाओगे। और बहुत धीरे धीरे बहुत तेज़ी से ग्रोथ होगी वो भी गलत है। तेज़ी से ग्रोथ क्या होता है, शुरू में इतना प्रमोशन कर दिया, इतना पैसा खर्च कर दिया, जैसे मैं इसका ना एक एग्जांपल लेता हूँ, ये मैं बाईजू वाईजू एग्जांपल नहीं दे रहा, मैं अच्छा एग्जांपल लेता हूँ जो मैंने देखा अपनी आंखों से। मेरी एक टीचर थी, रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अपना खुद का रेस्टोरेंट खोला। अब उन्होंने क्या किया भाई साहब, बहुत पैसा, मतलब उनका एक खुद का रिजॉर्ट था उत्तराखंड में, उस पूरे रिजॉर्ट को उन्होंने बेच दिया। अब आप कहोगे रिजॉर्ट को बेच के रेस्टोरेंट खरीदा, देखो रिजॉर्ट जहाँ बेचा वो उतना महंगा नहीं बिका, और यहाँ जहाँ पॉश एरिया मतलब अच्छी लोकेलिटी में उन्होंने रेस्टोरेंट पे पैसा लगाया, अच्छे अच्छे सब कुछ लेकर आई, सब कुछ किया, बहुत प्रमोशन किया, बहुत प्रमोशन किया, सेल्स भी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा बढ़ गई। लेकिन बाद में क्या हुआ, लोगों को टेस्ट नहीं पसंद आया, लोगों को जगह नहीं पसंद आई जहाँ जिस लोकेलिटी में उन्होंने खोली थी। ठीक है, आसपास भी और भी अच्छी अच्छी चीज़ें थी, तो नहीं चल पाया, नहीं चल पाया तो क्या हुआ, नहीं हो पाई चीज़। शुरू में तो सेल बहुत अच्छी थी लेकिन पैसा तो इतना लगा दिया, अब नहीं हो पाया, अब क्या करें, सबको डूब गया ना, तो सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं है यहाँ पर। इसके बाद आओ, ये देखो, द सस्टेनेबल ग्रोथ इज द रेट मेजर ऑफ हाउ मच कंपनी कैन ग्रो विदाउट बोरोइंग मोर मनी। भैया सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बोरो करो पैसे और इन्वेस्ट करो और भैया खूब सेल कमाओ, वो खूब प्रॉफिट कमाओ, ये मतलब नहीं है भैया। सस्टेनेबल ग्रोथ का मतलब है आप प्रॉफिट कमाओ, आप धन कमाओ, लेकिन आप ये देखो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसा तो बोरो नहीं कर रहे, अगर कर रहे हो तो भैया वो खतरनाक है। इसके बाद इन्होंने सस्टेनेबल ग्रोथ रेट निकालने का एक फॉर्मूला हमें दिया है, इस रेट को लर्न कर लेना। क्या हमें फॉर्मूला दिया है ग्रोथ रेट निकालने का, आर ओ ई, रिटर्न ऑन इक्विटी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो। इसको मैं ये भी बोल सकता हूँ, ये डिविडेंड पेमेंट रेशियो जो है, एक मिनट, डिविडेंड पेमेंट रेशियो है, इसको मैं 1 माइनस डिविडेंड पेमेंट रेशियो को मैं रिटेंशन रेशियो भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो रिटेंशन रेशियो भी कर सकते हैं। मैं रिटेंशन रेशियो को अगर मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब क्या कहना चाहता है, मैं आपको सीधा से बता दूँ। देखो रिटर्न ऑन इक्विटी, आपका कितना रिटर्न, देखो आपका क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट में से आप कॉस्ट माइनस कर देते हो तो आपका प्रॉफिट बच जाता है, उसमें से आप डिविडेंड बांट देते हो।
आप उसमें से प्रेफरेंस शेयर्स को दे देते हो, डिबेंचर का इंटरेस्ट दे देते हो, सब कुछ देने के बाद जो इक्विटी शेयर होल्डर के लिए बचता है पैसा, अब आपकी मर्जी होती है, अगर आप रिटेन अर्निंग के लिए रख रहे हो उस पैसे को तो मल्टीप्लाई पर रिटेन अर्निंग करोगे तो आपका ग्रोथ आ जाएगी। यही आपकी ग्रोथ होती है जो आप अपने खुद के लिए पैसे रख रहे हो। या फिर वन माइनस डिविडेंड, जितना आपने डिविडेंड बाज दिया वन माइनस करके अगर करोगे तो आपकी वही रिटेंशन रेशियो आ जाएगा, और रिटेंशन रेशियो से मल्टीप्लाई करोगे तो आपकी वो आ जाएगा कि कितनी ग्रोथ हो रही है। तो ग्रोथ का मतलब यही होता है जो आपने पैसा अपनी बिजनेस के लिए रखा है, जो आपने बांटा नहीं है, ठीक है, इक्विटी को, मतलब एज अ डिविडेंड नहीं बांटा है इक्विटी शेयर होल्डर को। Sustainable growth models assume that business wants to maintain a target capital structure without issuing new equity, maintain a target dividend payment ratio, and increase sales at rapidly in the market condition allow। तो सस्टेनेबल ग्रोथ मॉडल का ये तीन चीज़ें हैं जो उसको, मतलब वो एज्यूम करके चलता है कि ये एक बिजनेस करना चाहता ही चाहता है। वो क्या करना चाहता है, वो अपना कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन करना चाहता है, और इक्विटी शेयर्स इशू कर देगा तब भी, मतलब वो जो 2:1 1:1 जो डेप्ट इक्विटी रेशियो है उसको मेंटेन करना चाहता है, और इक्विटी भी नहीं इशू करे तब भी, ठीक है। इसके बाद भी वो मतलब डिविडेंड पेमेंट रेशियो भी मेंटेन करके रखना चाहता है, सेल्स को इंक्रीज करना चाहता है, ठीक है, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, आगे चलो, एक मिनट, इसके आगे तो हाँ ठीक है, ये टॉपिक खत्म हो गया, बस इतना ही लिखना है अगर ये पेपर में आ गया तो। इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल। क्या एक ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबल मतलब जिंदा रखता है, क्या एक सस्टेनेबल समझ गए ना, जिंदा रखता है भैया, वो क्या क्या चीज़ है जिसकी वजह से एक कंपनी चलती रहती है। देखो, एक तो आपको पास क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन होना चाहिए। देखो, आपकी मान लो सीए फर्म है, आपकी सीए फर्म का कोई डायरेक्शन नहीं है, आपका जो क्लाइंट आता है आप उसको बोलते हो हाँ भैया मैं तो काम कर दूंगा जी, और आप वो काम करे जा रहे हो, क्या ये सही है? अब आप कहोगे कि सर मार्केट में तो यही होता है, कोई भी सीए क्लाइंट को छोड़ता थोड़ी ना, वो तो हाँ कर देता है। आंसर इज बिग नो बच्चों, ऐसा नहीं होता है। स्टार्टिंग में हो सकता है ऐसा हो, वो हाँ कर दे कर दे कर दे कर दे, लेकिन एक बात बताऊं, जब मान लो स्टार्टिंग में उसके पास जीएसटी का काम आया, उसने हाँ कर दिया, ठीक है, उसके बाद टैक्सेशन का काम आया, उसने हाँ कर दिया, अब धीरे धीरे वो टैक्सेशन जीएसटी ही काम करते जा रहा है, उसके बाद बहुत सारे क्लाइंट्स हो गए टैक्सेशन जीएसटी के बाद, अचानक से ऑडिट का आ गया, तो वो या तो उसको नया पार्टनर रखना पड़ेगा वरना वो खुद तो नहीं कर पाएगा। तो आपकी है ना एक क्लियर स्ट्रैटेजी और डायरेक्शन होनी चाहिए कि भैया मुझे ये काम करना है तो करना ही है। अब जैसे मान लो स्टड की कंपनी है, मैं स्टड का एग्जांपल क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ काम करता था मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, उसके पास ये कंपनी थी। अगर मान लो ये वो हेलमेट बनाती है, अब हेलमेट बनाते बनाते आया कि हमें ना वो ब्लूटूथ हैंडसेट भी बनाना है हेलमेट के अंदर, तो आया कि आपको, मतलब हमारा काम तो था, स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन थी कि हमारे कस्टमर को सेफ्टी प्रोवाइड करना, क्या अब ये ब्लूटूथ भी हम ही बनवाएं? तो उसने कहा चलो हम ही काम कर लेते हैं इस पे, लेकिन वो फेल हो गए। तो भैया ये नहीं होना चाहिए, आपकी स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन आपकी क्लियर थी कि आपको सेफ्टी पे ध्यान रखना है। अब आप ब्लूटूथ कर रहे थे तो भैया कहीं से इंपोर्ट करवा लेते, किसी और से बनवा लेते, ठीक है, इंडिया में ही बनवा लेते इंपोर्ट करवाने के बजाय, ठीक है। इसके बाद इसके बाद क्या है आपका, और क्या क्या होना चाहिए सस्टेनेबल के लिए, क्लियर स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन हो गया, एबल टू स्कैन इट्स एनवायरनमेंट और कंटेक्स्ट, आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी ऑफ इट्स वर्क। भैया वो अपने एनवायरनमेंट को भी अच्छे से स्कैन कर पाए कि कहाँ कहाँ क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ है वो देख पाए। तो ये दोनों पॉइंट तो एक जैसे ही हैं। इसके बाद क्या है, वो एबल टू अट्रैक्ट अट्रैक्ट मैनेज एंड रिटेन कॉम्पिटेंट स्टाफ। भैया अपने स्टाफ को, भैया हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप स्टाफ को ट्रेनिंग देते हो, आप स्टाफ से काम करवाते हो, अब 2-3 साल वो इतनी सारी चीज़ें सीखता है, वो खुद में इंडल्ज होता है, आपके कस्टमर्स को समझता है, उसको पता होता है कब किसको क्या आंसर देना है, सब कुछ करता है, और मान लो वो ज़्यादा पैसे के लिए आप कहीं और चला रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। आप उसको खुश रखो, अपने पास रखो। भैया 2 साल में उसने आपकी कंपनी में जो सीखा है, अब वो सारी सीख कहीं और जाके दे दे तो गलत है ना। तो आप उसको भी रिटेन करने का ट्राई करो, आप उसके लिए अलग अलग पॉलिसीज़ निकालो, उसको अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स दो, उसको घुमाने फिराने ले जाओ, ठीक है। हैव एडुकेट एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर। आपका फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ अच्छा होना चाहिए, आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्वालिटीज़ अच्छी होनी चाहिए। तो तो ये भी अच्छा है सस्टेनेबल बनाए रखने के लिए। बी एबल टू डेमोन्स्ट्रेट इट्स इफेक्टिवनेस एंड इम्पैक्ट इन ऑर्डर ऑफ लिवरेज ऑफ फर्दर रिसोर्सेज। इसके अलावा गेट कम्युनिटी सपोर्ट फॉर इन्वॉल्वमेंट ऑफ इन इट्स वर्क।
अगर मतलब कम्युनिटी सपोर्ट की हेल्प की ज़रूरत पड़ती है तो वो अपने काम में ले लेना चाहिए। ठीक है, तो ये तो सस्टेनेबल बनाने के लिए आ गए चीज़ें। इसके आगे चलते हैं, ये छोड़ दो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। एक टॉपिक है मुझे यहाँ मिल नहीं रहा, प्लीज़ यार अपनी एक बार पेन और कॉपी निकाल लो और लिख लो ये। एक है क्वेश्चन, व्हाट मेक्स एन ऑर्गेनाइजेशन फाइनेंशियली सस्टेनेबल। ये था ऑर्गेनाइजेशन सस्टेनेबल में, तो ये पॉइंट्स आएंगे। ये पॉइंट्स आज तक पेपर में सच बताऊं तो इतने पूछे नहीं गए। एक फाइनेंशियल 3 बार आ चुका है वो। फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या चाहिए, मैं यहाँ लिख देता हूँ उस क्वेश्चन को। ठीक है, फाइनेंशियली सस्टेनेबल बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। तो देखो, फाइनेंशियली सस्टेनेबल के लिए पहला चाहिए, एक तो हैव मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम। आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए, आप एक पे डिपेंडेंट नहीं रहने चाहिए। सेकंड है, हैव मोर देन वन वे ऑफ जनरेटिंग इनकम। भाई इनकम जनरेट करने के लिए भी अलग अलग मतलब आपके पास वेज होने चाहिए। थर्ड है, डू स्ट्रेटेजिक एक्शन एंड फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली। आपको फाइनेंशियल प्लानिंग रेगुलरली कर देना चाहिए। फोर्थ है, हैव एडिक्वेट फाइनेंशियल सिस्टम। आपके पास एक अच्छा फाइनेंशियल सिस्टम होना चाहिए। हैव अ गुड पब्लिक इमेज। आपके पास अच्छी पब्लिक इमेज होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब आपकी बेकार छवि नहीं होनी चाहिए मार्केट में। ठीक है, जैसे कि अक्षय कुमार ने बना लिया है जुबा केसरी। ठीक है, टू क्लियर अबाउट इट वैल्यूज़। आपकी वैल्यूज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए। और टू हैव फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। आपकी ऑटोनॉमी फाइनेंशियल होनी चाहिए। ये एक बार पॉइंट्स लर्न कर लो फाइनेंशियल सस्टेनेबल के लिए, और ये पेपर में इंपॉर्टेंट है। तो ये पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, एक बार रिवाइंड करके दोबारा से सुन लो। ठीक है, और लिख लो इन पॉइंट्स को। ये मैंने जगह भी बता दी कहाँ पर लिखोगे, ये जगह अच्छी है। ठीक है, तो इसी के साथ और इसमें कुछ है तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ये एक वो है, न्यूमेरिकल है। तो देखो, ये न्यूमेरिकल जो है ना, एक्सटर्नल फंडिंग रिक्वायरमेंट, मतलब आपसे इसमें पूछेगा कि आपको कितना पैसा बाहर से उठाना है अपनी कंपनी के लिए, उसमें से कितना इक्विटी से उठाना है, डेब्ट से उठाना है, शॉर्ट टर्म उठाना है, लॉन्ग टर्म उठाना है, ये सब कुछ बात करेगा। एक क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, अगर मैंने आज ये क्वेश्चन आपको करवा दिया, पहले तो इसका फॉर्मूला है, भैया फॉर्मूला काट दो, मैं फॉर्मूले से करवाऊंगा ही नहीं। ठीक है, सीधा इलस्ट्रेशन करेंगे। भाई साहब मैं बता रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आपने आज समझ लिया ना और पेपर में आ गया, फुल 8 नंबर, 8 नंबर से छोटा तो ये पूछेगा भी नहीं, 6 नंबर का पूछ लेगा, 6 से छोटा तो पूछेगा नहीं, फुल 6 नंबर। और मैं बता रहा हूँ इससे इजी क्वेश्चन कोई नहीं हो सकता। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी पड़ेगी, बस वो बता दूंगा। देखो, शेयर कैपिटल दे रखा है, कोई लेना देना नहीं है। रिजर्व से कोई लेना देना नहीं है। लॉन्ग टर्म लोन से कोई लेना देना नहीं है। शॉर्ट टर्म लोन से लेना देना है, और पेबल एंड प्रोविजन से लेना देना है। और पेबल एंड प्रोविजन से कुछ ज़्यादा ही लेना देना है। ठीक है, इसके बाद फिक्स्ड एसेट से लेना देना है, इन्वेंट्री, रिसीवेबल, कैश, ठीक है, इससे लेना देना है। और टोटल से लेना देना है, टोटल है 14,000। ठीक है, मतलब मेरे टोटल एसेट्स जो हैं वो हैं 14,000। ठीक है, क्यों लेना देना है वो अभी क्वेश्चन पढ़ के ही पता चल जाएगा, आंसर तक तो जाने की जरूरत ही नहीं है। अब देखो, सेल ऑफ द ईयर, सेल कह रहा है कि 6,500 की है और एक्सपेक्टेड टू ग्रो बाय 20%। तो न्यू सेल कितनी हो गई, सेल हो गई 6,000 प्लस 20%, तो ये हो जाएगी 7,200। ठीक है, ये हो गई हमारी सेल, ये नई सेल हो गई हमारी, 7,200 हमारी नई सेल हो गई। इसके बाद बोल रहा है प्रॉफिट मार्जिन, बोल रहा है 4% का है, और डिविडेंड है 50% का। मैंने कहा ठीक है। इसके बाद देखो, कुछ इन्होंने रेशियोज दे रखे हैं, बोल रखा है कि देखो, सेल इज टू शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल्स, मतलब ये दोनों ही आ गए यहाँ पर, ये 3,000 और 5,000 का। अगर ये इसका रेशियो ये दे रखा है, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म लोन का रेशियो 1.5 दे रखा है, और डेप्ट इक्विटी रेशियो भी 1.5 दे रखा है। पूछ रखा है कि भैया कितना तुम एक्सटर्नली उठाओगे, और कितना जो तुम एक्सटर्नली उठा रहे हो उसमें से कितना शॉर्ट टर्म होगा, कितना लॉन्ग टर्म होगा, और कितना इक्विटी शेयर से होगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, जो मैं बोलने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना। देखो, पहले है कि पहली बात, मैं बाहर से पैसा उठाने जा रहा हूँ। ठीक है, अब देखो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। मैंने कहा देखो, ये मेरी बैलेंस शीट है। ठीक है, बैलेंस शीट की फिगर से एक बार देख लो अपने सामने, चलो क्वेश्चन ही खोल लो, मैं सीधा आंसर से करवाता हूँ आपको। खोल लिया। अब देखो मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने कहा
अब मेरी जो सेल है ना वो 7200 होने वाली है, बढ़ने वाली है। उसका प्रॉफिट कितना रहेगा? मैंने कहा प्रॉफिट तो दे रखा है 4%, तो 288 रहने वाला है। अब इस 288 में से 50% तो हम डिविडेंड में बांट देंगे, तो कितना हो गया? 144 तो बांट देंगे। बाकी का रिटेन अर्निंग हो गया, मतलब बाकी का हमने रिटेन कर लिया, अपनी कंपनी में दोबारा से इन्वेस्ट कर दिया। कितना? 144। कैसे आया? ये 50%, ये बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। इतना मैंने रिटेन कर लिया, अपने पास रख लिया। अब मैं कह रहा हूं कितने फंड की मेरे को रिक्वायरमेंट है। तो अब सुन लो इस पूरे क्वेश्चन का मार्गदर्शन। भैया मैं बोलना चाहता हूं, ये बोल रहा है कि सेल बढ़ेगी 20% से, मैं बोल रहा हूं एसेट बढ़ेगा 20% से। सेल बढ़ेगी, मैं कह रहा हूं एसेट बढ़ेगा 20% से। ये याद रख लेना, आपका एसेट भी बढ़ेगा 20% से, और आपके ये जो पेबल्स हैं, मतलब आपके पेबल्स भी बढ़ जाएंगे। देखो सेल बढ़ेगी तो ऑब्वियसली फिर आपके मतलब क्रेडिटर भी बढ़ जाएंगे, ठीक है, आपके डेटर भी बढ़ेंगे, सब बढ़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ पूरी कंपनी 20% से बढ़ेगी, इतना समझ लो। ठीक है सर, हमने याद कर लिया। अब अच्छा एक छोटा सा क्वेश्चन मैं और पूछ लेता हूँ। इतना तो समझ आ गया, सेल बोल रहा है 20% से बढ़ी है, मैंने मान के चला कि सब कुछ 20% से बढ़ रहा है, क्या आपका लोन भी 20% से बढ़ जाएगा? अरे सर कैसी बात कर रहे हो, लोन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? लोन नहीं बढ़ेगा सर, एसेट बढ़ेंगे, फाइनेंशियल एसेट बढ़ेंगे, ठीक है, इसके फिक्स्ड एसेट बढ़ेंगे, एसेट्स बढ़ेंगे, डेटर सब सब कुछ बढ़ेगा, लेकिन और ये पेबल्स भी बढ़ जाएंगे, लेकिन लोन नहीं बढ़ेगा। ठीक है, इतना समझ आ गया? आ गया सर। अब मैं बोल रहा हूँ कि आपको अब कितने फंड की एडिशनल रिक्वायरमेंट है, तो मैं बोलूँगा आप ले लो टोटल एसेट, आप सारे एसेट ले लो। 14,000 का था सर सारे एसेट्स। मैंने कहा माइनस कर दो इसको इसको क्या नाम है इसका, करंट लाइबिलिटी को, जो आपकी करंट लाइबिलिटी है उसको माइनस कर दो। मैंने कहा करंट लाइबिलिटी तो 2,000 की है, ये जो पेबल्स थे आपके, जो पेबल्स थे ये 2,000 के थे। आपने कहा ठीक है, आप है ना पेबल्स माइनस कर दो, और इन्होंने पेबल्स ही माइनस किए हुए हैं, इन्होंने शॉर्ट टर्म लोन नहीं माइनस किया। वैसे तो देखो करंट लाइबिलिटी का वो भी पार्ट है, तो आप यहाँ पर लिखो आपको बस पेबल्स ही माइनस करना है, माइनस करंट लाइबिलिटी के नाम पे बस पेबल्स ही माइनस करना है, आपको लिखना पड़ेगा, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब आपके पेबल्स माइनस हो गए। अब पेबल्स मतलब एसेट माइनस लाइबिलिटी होने के बाद आपको 20% से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि ग्रोथ तो 20% से हो रही है ना। तो मैंने कहा आपको 2400 की अब फंड की जरूरत है। मैंने कहा रुको, उस 2400 में से ये 144 माइनस करो, क्योंकि ये तो हम रिटेन कर ही रहे हैं, तो ये तो हम इंटरनल फंडिंग कर देंगे। अब देखो 144 की इंटरनल फंडिंग हो रही है, चाहिए आपको 2400, तो माइनस करके कितना आ गया? एक्सटर्नल फंडिंग आ गई। लो पहला आंसर आ गया, हमारी एक्सटर्नल फंडिंग निकल गई। सिंपल सिंपल। अब बात करते हैं कि हम शॉर्ट टर्म से कितना पैसा उठाएंगे, लॉन्ग टर्म से कितना पैसा उठाएंगे, और इक्विटी से कितना पैसा उठाएंगे। ठीक है, तीन चीज की बात कर रहे हैं। देखो भैया, शॉर्ट टर्म से हम कितना पैसा उठा रहे हैं, मैंने कहा कि आपका रेशियो क्या है। मैंने कहा देखो आपका जो रेशियो है ना वो है सेल्स इज टू क्या है ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म लोन प्लस पेबल्स, ये इस टू करके ये है 4:3। तो क्या मैं बच्चों इसको ऐसे लिख दूं, सेल्स डिवाइडेड बाई इसको मैं 4:3 को ऐसे कर दूं, 4/3 कर दूं? कर दो सर। अब मेरे को ये चाहिए, अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो ये आ जाएगा सेल मल्टीप्लाई बाय 3/4, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यही आता है, तो आप कर दो। तो आपका ये आ गया न्यू अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म लोन एंड पेबल आ गया आपका नया वाला, मतलब ये शॉर्ट टर्म लोन पेबल ये करंट लाइबिलिटी एक तरीके से हमारी निकल के आ गई। इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जिस्टिंग अमाउंट ऑफ शॉर्ट टर्म, जो पहले से है उसको एग्जिस्टिंग को माइनस कर देंगे। अच्छा पहले से क्या है? मैंने कहा सर देखो शॉर्ट टर्म जो हमारी ये मतलब करंट लाइबिलिटी है ना, इसमें से 3,000 तो लोन तो सेम रहेगा, लेकिन हमारा ये बढ़ जाएगा, क्या नाम है जो हमारा ये पेबल्स है, ये हमारा 20% से बढ़ जाएगा। तो बढ़ के हमने किया, वो भी 5,400 आ रहा है, मतलब 5,400 हमारा रेशियो से भी आ रहा है और वैसे भी आ रहा है। तो भैया हमें 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 शॉर्ट टर्म फंड तो मतलब उठाने ही नहीं है मार्केट से। अब आते हैं लॉन्ग टर्म फंड्स पे। तो लॉन्ग टर्म फंड्स पे हमने जहाँ बात करी, तो हमने कहा यहाँ पर फिक्स्ड एसेट्स टू लॉन्ग टर्म लोन्स 1.5 है, मतलब फिक्स्ड एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म लोन है 1.5। अच्छा फिक्स्ड एसेट्स और लॉन्ग टर्म लोन है कितने, एक बार देख लें। मैंने कहा सर फिक्स्ड एसेट्स 6,000 हैं और लॉन्ग टर्म लोन 4,000 है। मैंने कहा ठीक है,
ठीक है, मैंने कहा देखो भैया अब फिक्स्ड एसेट भी मैं बढ़ाऊंगा, क्योंकि भैया वो 20% का जो आ रहा है ना वो सब पे ही इफेक्ट डालेगा। वो 20% का इंक्रीज मैंने बोला था ना एसेट पे होगा, तो फिक्स्ड एसेट्स पे भी होगा। तो फिक्स्ड एसेट्स हो गए यहाँ पर 7200 के, और लॉन्ग टर्म लोन हैं कितने 4000 के। लेकिन अभी हमें कितने रेशियो से कितने निकल के आ रहे हैं, तो रेशियो से हम निकालेंगे तो ये आ जाएंगे 4800, और पहले से कितने हैं 4000 के, तो 800 रुपये का जो आ जाएगा वो हमें रेस करना है लॉन्ग टर्म से। ठीक है, अब इक्विटी से कितना रेस करना है, तो ये तो और आसान है। मैंने कहा एक्सटर्नल टोटल रेस कितना कर रहे हो, 2256 फर्स्ट पार्ट में निकाला था, उसमें से शॉर्ट टर्म से कितना निकाला, मैंने कहा उससे तो कुछ भी रेस नहीं किया, नील किया। और लॉन्ग टर्म से कितना किया, मैंने कहा अभी निकाला 800 निकाला। तो उसके अलावा जितना भी बचा वो सारा का सारा आप किससे रेस करोगे, इक्विटी से, बस खत्म, और कुछ नहीं है। ऑल्टरनेटिव में फॉर्मूला से कर रखा है, फालतू है, फॉर्मूला लर्न करोगे इससे अच्छा तरीका लर्न कर लो, और ये वे कर देना, इस तरीके से कर देना, आपको इलस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, चलो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये वीडियो आपको समझ आई होगी। तो थ्योरी और प्रैक्टिकल चैप्टर 1 का हो चुका है।